आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास समाज कार्य पर आधारित है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि समाज कार्य में एक यूनिट आता है सेकंड, जो समाज शास्त्र को रिलेट कराता है, समाज शास्त्र के। तो इसका मतलब ये है कि जो 15 दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है एमपी सेट का, उन बच्चों के लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो उन परीक्षाओं में सोशल वर्क से भी प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और आगामी परीक्षा 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में एक दिन पेपर है सोशल वर्क का। उन प्रश्न में या उन परीक्षाओं में भी आप लोगों के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर आप उसका जवाब देंगे। जैसे पहला सवाल आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाई रखी जाती है। पहला है श्रम विभाजन, कानून, समाजीकरण या राज्य। देखिए, श्रम विभाजन तो अलग हो जाएगा भाई, सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात अगर हम करें तो ये तो अलग हो जाएगा। सामाजिक हाँ, समाजीकरण। बिल्कुल सही जवाब आपने बताया जी। तो सामाजिकरण, समाजीकरण। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समाजीकरण सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाएगा। चलिए, एक लाइन में कोई भी स्टूडेंट समाजीकरण की परिभाषा बताएं जरा। कोई भी स्टूडेंट समाजीकरण की परिभाषा, कोई भी स्टूडेंट। चलिए मैं बताता हूँ। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है, उसे हम कहते हैं समाजीकरण। और इस प्रश्न का सही विकल्प थर्ड होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटा अभिकरण। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है ऑप्शन सी। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे मुझे परिवार बताया है समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार, तो आपने करेक्ट जवाब दिया है। देखिए, कहीं कहीं ऑप्शन में घर लिखा मिल जाता है। घर मतलब बच्चों का, माता पिता का। तो घर एक अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटा अभिकरण है। या आप ये कह लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि परिवार को बच्चे की पहली पाठशाला और माता को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है। परिवार को बच्चे की पहली पाठशाला है ना, पाठशाला उससे बेसिकली घर बन जाता है। शिक्षक के रूप में अगर हम बात करते हैं, गुरु के रूप में बात करते हैं तो माता होती हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर होने वाली कोई भी संगठित शैक्षिक गतिविधि अगर है तो उस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो वह परिवार होता है। और अनौपचारिक शिक्षा का ना कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ये जो अनौपचारिक शिक्षा लिखा हुआ है, ये अनौपचारिक शिक्षा एक लचीली और शिक्षार्थी केंद्रित होता है और प्रासंगिक होता है। इसमें करके सीखा जाता है, देख कर सीखा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है, ऑटोमेटिक कोई लक्ष्य बन जाता है पर्टिकुलर, है ना, कोई ऑटोमेटिक लक्ष्य बन जाता है, या आप ये कह लीजिए पर्टिकुलर। बात समझ में आ रही है ना? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करिएगा आप लोग। जी सर। हाँ, तो ये मेरा कहने का जो आशय है आप लोगों से यहाँ पे, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में, है ना। हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। अनौपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण है, जैसे समुदाय आधारित खेल हो गया, कार्यक्रम हो गया, गर्ल्स गाइड हो गया, बॉयज़ स्काउट्स हो गया, जैसे संगठनों द्वारा विकसित ये कार्यक्रम एक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह नहीं है। सामाजिक समूह नहीं है ये बताना। देखो, सामाजिक समूह तो अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ किंग जॉर्ज वाले को, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूजीसी वाले बच्चों के लिए तो पढ़ाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया जा रहा है आप लोगों का। सामाजिक समूह के रूप में आपने कहा कि 4 होगा, और सही बात आपने बताया कि ये 4 है ही नहीं, सामाजिक समूह नहीं है।
क्या कह रहा है कि किसी सड़क पर चल रहा घुड़सवार हो गया, साइकिल चालक हो गया, पैदल व्यक्ति हो गया, क्या ये सामाजिक समूह है? बिल्कुल नहीं है। बात सही बोला है आप लोगों ने, और डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक समूह बेसिकली होता है क्या है, कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे अधिवक्ता की समिति है, तो ये सामाजिक समूह है। श्रमिक संघ की कार्यकारी समिति है, तो ये सामाजिक समूह है। किसी संस्था का प्रबंधन बोर्ड अगर है तो ये भी सामाजिक समूह का पार्ट है। बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समाज कार्य का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा अब्राहम मैस्लो के द्वारा वर्णित आवश्यकताओं का पदानुक्रम में शामिल नहीं किया गया है? ये आपको बताना अच्छा ऑप्शन सवाल है। सी है। क्वेश्चन सी लगा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। यहाँ आपने अगेन एक सवाल बड़ा अच्छा बताया। आवश्यकताओं का पदानुक्रम में आपने कहा कि जो संज्ञानात्मक आवश्यकता है ये शामिल नहीं है। अब एक बार मेरी बात को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनिए। मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ, सन 1943 की बात है, 1943 की बात है। कब की बात है? 1943 की बात है ये। तो अब्राहम मैस्लो ने विकसित किया था एक सिद्धांत, और उस सिद्धांत का नाम था क्या? आवश्यकताओं का सिद्धांत। आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत। मैम, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। तो ये जब सिद्धांत आया था आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, तो इसके ना बताया कि भाई इंसान को या मानव की ज़रूरतें 5 स्तर पर होती हैं। इसी 5 स्तरों को इसने क्या किया, महान भाव ने एक पिरामिड्स के रूप में संबोधित किया, एक पिरामिड दिया। ये पेपर में खूब पूछा जाता है, खासकर यूजीसी नेट में। इस तरीके से पिरामिड बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये बनाया किसने पिरामिड, बता सकते हो? अब्राहम मैस्लो ने। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी को इसने क्रम में रखने के लिए कहा कि भाई कुछ रूप में इसने दर्शाया। जैसे इसने कहा कि पहला जो होता है वो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। कैसी आवश्यकता होती है? शारीरिक आवश्यकताएं। अब शारीरिक आवश्यकता हम जानते हैं क्या होता है, भोजन, पानी, आश्रय, नींद, गर्मी इत्यादि वगैरह बहुत सारी चीज़ आ जाती है, ये शारीरिक आवश्यकता थी। दूसरा उसने कहा कि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें इसने कहा कि संरक्षण, वित्तीय स्थिरता, कानून व्यवस्था, आज़ादी वगैरह रिप्रेजेंट किया। तीसरा इसने एक बताया प्रेम और अकेलापन, सॉरी अकेलापन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? स्नेह। हाँ, स्नेह को आप कह सकते हो अपनापन, है ना, अपनापन। जी तो सर। जैसे दोस्ती, मित्रता, विश्वास, आत्मीयता, है ना, स्वीकृति, प्रेम करना, बदले में प्रेम महसूस करना, इस सारे शब्दों को इसने संबोधित किया। चौथा उसने बताया सम्मान की जरूरतें। हाँ, इसका मतलब ये था दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जो है मूल्यवान माने जाने वाली जो इच्छाएं होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया नंबर 4 पे। और लास्ट में रिप्रेजेंट किया इसने आत्म साक्षात्कार, आत्मसिद्धि भी या आत्म साक्षात्कार भी या आत्म अनुभूति भी आप कह सकते हो, इसके कई नाम हैं। तो अपनी क्षमता, उपलब्धि, आत्म विकास और चरण अनुभव का महसूस करने में इसको रिप्रेजेंट किया था। ये 5 चरण था। अब ये पांचों का नाम में से आप देखेंगे तो इस पेपर में ये संज्ञानात्मक मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। सुरक्षा पढ़ा दिया, सम्मान पढ़ा दिया। मानक का मतलब होता है मनोदैहिक, और मनोदैहिक का मतलब क्या होता है? शारीरिक। ये पहली अवस्था थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और यही नहीं बताया है, पूछा कौन सा नहीं था, तो ये तीसरा वाला नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पैरवी की आचार नीति का हिस्सा नहीं है? आचार नीति की हिस्सा नहीं है, पैरवी की आचार नीति। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरवी की आचार नीति क्या होती है। जब पैरवी की आचार नीति पता होगी तब आपको पता हो जाएगा। ऑप्शन सी। ओके, देखिए एक बात ध्यान रखिए, किसी विशेष समस्या या विचार व्यक्ति या पशु के पक्ष में समझाने या मना लेने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरवी कहते हैं। यही बोलते हो ना भाई, किसी विशेष समस्या, विचार व्यक्ति या पशु के पक्ष में समझाने या मना लेने की क्रियाओं को हम लोग पैरवी कहते हैं। और आचार नीति के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो एक पॉजिटिव शब्द होता है मैडम। ये आचार नीति समाज और मानव कल्याण के लिए एक अहम एलिमेंट है। आचार नीति या सही या गलत आचरण का सिद्धांत भी होता है आचार नीति, है ना। तो अब देखो प्रश्न, इस सवाल का बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा,
पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो प्रयोक्ताओं की इच्छाओं और अनुदेशों के अनुसार कार्य होगा, तो इसका मतलब ये आचार नीति हो रहा है। यानी आचार नीति समाज में नैतिक व्यवस्था बना रही है, दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार जैसे मूल्यों को शामिल कर रही है, पहला ऑप्शन, क्योंकि इच्छा और अनुदेशन जैसे शब्द शामिल हैं इसमें। दूसरा कहा कि सेवा प्रयोक्ताओं के श्रेष्ठ हित में कार्य करना, ये तो और अच्छा ऑप्शन था, ये बढ़िया ऑप्शन था। प्रयोक्ता का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रधान, प्रयोक्ता नियोजित करने वाला, ऋण देने वाला, महाजन, सूत्रधारक, प्रयोज्यता इसको नाम से हम लोग, या प्रयोक्ता के नाम से इसको हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, तो आचार्य नीति के परिप्रेक्ष्य में ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। सेवा प्रयोक्ताओं की सीमा को मान्यता ना देना, सवाल का आचार नीति का हिस्सा नहीं है, तो देता भैया मान्यता, ना देना थोड़ी हो गया। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी सही होगा। और प्रयोक्ता का उचित जानकारी देता, यानी ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। और पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो यानी थर्ड वाला नहीं होगा। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, है ना, आप सबको पता होगा। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। अब आप सोचो, जब सैंपल की संख्या 2 से अधिक हो, जब सैंपल की संख्या 2 से अधिक हो, है ना, कहा कि परंतु वह पहले निश्चित, पूर्व का मतलब पहले होता है, पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्रम क्या कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको एक बार समझाऊँ ये सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, प्रतिदर्श मतलब नमूना होता है, सैंपल होता है। किसी बड़ी राशि में या किसी बड़ी राशि से चुनी गई राशि, छोटी राशि, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिदर्श बोलेंगे। मैंने कहा है, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो और आप मान लीजिए ड्यू में रिसर्च, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हो, 1,00,000 स्टूडेंट पर रिसर्च कर रहे हो। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1,00,000 घर पर जाया जाए, 1,00,000 लोगों के साथ इकट्ठा बुला के काम किया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं, ड्यू यूनिवर्सिटी से हमने इसी 1,00,000 पर रिसर्च करने के लिए इनमें से कुछ सैंपल निकाल लिए, 100 लोगों को निकाल लिए। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 100 लोगों के यहाँ चले जाएं। तो इसने कहा कि जब प्रतिदर्शों की संख्या 2 से अधिक है, अब मान लो 100 है तो इसका मतलब 2 से अधिक है, और यह पहले निश्चित हो या पहले निर्धारित ना हो सकता है पहले निश्चित हो या पहले निश्चित ना हो, ऐसा भी हो सकता है मे बी। तो उस व्यवस्था को हम लोग क्या नाम देंगे? तो यहाँ विकल्प जो जा रहा है आपका पहला वाला ऑप्शन है, अनुक्रमिक प्रतिदर्श, ये सही है। और अनुक्रमिक प्रतिदर्श क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, कि ये सैंपल या नमूनाकरण की एक तकनीक है, ये सैंपल का एक टेक्निक है ये अनुक्रमिक प्रतिदर्श। इसमें न सैंपल का आकार पहले से तय नहीं होता है, क्योंकि ये सवाल ही कह रहा था कि पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित ना हो, ऐसे बोल दिया, तो इसका मतलब था कि पहले निश्चित नहीं है। और ये अभी अनुक्रमित प्रतिदर्श का मैं परिभाषा बोल रहा हूँ कि सैंपल एक तकनीक है, इसमें सैंपल का आकार पहले से तय नहीं होता है और ना ही डेटा संग्रहण मतलब डेटा कलेक्शन के दौरान समय सीमा तय होती है। तो इस सवाल का जवाब ही केवल और केवल पहला ही ऑप्शन जाएगा। यदि परिभाषा आपको पता होती तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब लगा लेते। लेकिन जब आप देखो, क्लस्टर का नाम सुना होगा, क्लस्टर मतलब गुच्छ, क्लस्टर का मतलब समूह या गुच्छ, तो इसको गुच्छ प्रतिदर्श कहा जाता है। ये प्रतिदर्श का एक विधि है, सांख्यिकी और मात्रात्मक अनुसंधान में किसी बड़ी राशि से चुनी गई छोटी मात्रा को प्रतिदर्श का सैंपल जो होता है, उस क्रिया में हम लोग इसको गुच्छ का नाम देते हैं या क्लस्टर का नाम देते हैं, और ये क्लस्टर का पार्ट बनता है, समूहन के रूप में हम लोग रिलेट कर लेते हैं। वहाँ पे निर्णय की बात करते हैं तो निर्णय भी प्रतिदर्श बड़ा फेमस रहा है, ये भी शामिल होता है। ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ये क्या है, निर्णय वाला नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी का निर्णय प्रतिदर्श में या प्रतिदर्श से मिलने वाले जो परिणाम होते हैं कुछ हद तक पूर्वाग्रह से अधीन होते हैं, है ना। निर्णय वाले पे इसमें त्रुटियां वगैरह पहले ही पूर्वाग्रह बना लिया जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रहता है। क्षेत्र मतलब एरिया होता है, एरिया मतलब वही क्लस्टर हो गया, आप एक प्रकार से दोनों सिमिलर है, ठीक है, इस शब्द को कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 7 नंबर का सवाल।
क्लास में या कक्षा में किसी छात्र की रैंक का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मापनी का प्रयोग किया जाता है। ये यूनिट नंबर 5 से सवाल है, समाज कार्य शोध से, समाज कार्य शोध से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब ए आया है। ऑप्शन देखिए मैं आपको बता दूं, ये बड़ा ही आसान सा सवाल रहा है और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि इस सवाल के अंतर्गत जब भी आप सबसे ये सवाल पूछा जाए कि क्लास में किसी छात्र की रैंक का आकलन हो रहा है, रैंक का इसका मतलब है क्रम सूचक है, पहले रैंक पे आया, दूसरे रैंक पे आया, तीसरे रैंक पे आया, है कि नहीं, इसी का पार्ट माना जाता है ये, है ना। तो आपने एक नाम सुना होगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्रमिक में डेटा का वर्गीकरण करना। देखो क्रमिक बेसिकली क्या होता है, क्रमिक स्तर का जो डेटा होता है वो रैंक पर होता है, श्रेणियों के बीच में अंतर एक जैसा सार्थक नहीं होता। जैसे आप कहो कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ऐसे नहीं होता है। 2 के बाद 5 मिल जाएगा, 5 के बाद 4 मिल जाएगा, 5 के उसके बाद 9 मिल जाएगा, मतलब इससे अंतर मिलते हैं, क्रमिक अंतर नहीं रहते हैं। तो क्रमिक अंतर के मैंने यह कहा कि एक जैसा समान अंतर नहीं होगा, ठीक है, अंतर समान जैसा नहीं था। लेकिन जब रैंक वाली बात आती थी तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके का रैंक आपको मिलेगा। ये रैंक होता है। एक होता है नाम मात्र वाला, जिसको नामित बोलते हो आप, दूसरा वाला। इस माप का सबसे सरल स्तर ये होता है कि इस डेटा को बिना किसी खास क्रम के अलग अलग समूहों और वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने कहा ये महिला का हो गया वर्ग, ये पुरुषों का वर्ग हो गया, ठीक है, ये बच्चों का वर्ग हो गया, ठीक है, ये शिक्षकों का वर्ग हो गया, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। चलो इसके आधार पे नहीं तो इसके आधार भी आता है, जैसे नाम पर ए का नाम पहले लिख लिया, अनीसा, मीसा जो भी आता है, फिर बी बीना नाम लिख लिया, फिर सी से नाम आता है चंदन या चंद्रेश, इस तरीके से नाम अल्फ़ाबेटिक हो सकता है नाम के आधार पे, ठीक है, इसको नामित बोलते हैं। तो लिंग, जाति, ठीक है, और रंगों के आधार पे या नाम के आधार पे आप कह लीजिए उस पे होता है। तो ये दोनों मापन जानते हो, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में रिप्रेजेंट होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में ये चीज़ें जो है रिप्रेजेंट होता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि देखने को मिलता है या पाया जाता है, ठीक है। तो ये मापन है, ये माप के 4 स्तर होते हैं। क्रम बताता हूँ, क्रम पेपर में आता लगाने के लिए। तो पहले लगाइएगा नामित, दूसरा लगाइएगा क्रमिक, तीसरा लगाइएगा अंतराल, चौथा लगाइएगा अनुपात, ठीक है। ये क्रम में आता है, पेपर में आता है क्रम लगाने के लिए, ठीक है। ये क्रम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात स्पष्ट है तो प्लीज एक बार क्लियर करिएगा आप लोग भी। जी सर। आसान सवाल था ना, जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए तो आसान ही होगा ये सवाल, तो पढ़े जी हो, सर। है ना, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे के व्यवहार का नकल कर रहा है। अब जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी कर रहे हो। डैश कहलाता है, कहा जाता है, और इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता यानी आप, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे शोधकर्ता का मतलब होगा कि जो प्रतिपादक है, डैश प्रसिद्ध है, बताइए क्या है जो नहीं, एक ऑप्शन बताइए मैम, एक ऑप्शन, ए और बी नहीं। ए सर। 1 सर, ऑप्शन 1। 8 वाले का जवाब बेसिकली ऑप्शन ए का ही होगा, पहला ही ऑप्शन होगा कि दूसरों के व्यवहार नकल करके सीखने का जो होता है वो अवलोकन कहलाता है। और इस प्रकार के अधिगम को जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, उसका नाम है अल्बर्ट बैंडूरा। क्या नाम है? अल्बर्ट बैंडूरा। हाँ, तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। बैंडूरा बड़ा ही फेमस विद्वान है, व्यक्ति है, जिसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, है ना। अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में ये कनाडियन विद्वान, जो इसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत 1960 में जो प्रतिपादित किया था, अमेरिका का कनाडियन अमेरिका मनोवैज्ञानिक है ये, है ना। उसी में इसने कहा कि अनुकरण पाया जाता है व्यक्तियों में, बच्चे एक दूसरे से नकल करके सीखते हैं, है ना, नकल करके सीखते हैं, और यही क्रिया बेसिकली पहले ऑप्शन को सही करती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या सतत विकास लक्ष्य का भाग नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब भी दे पाओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 का सतत विकास का लक्ष्य का भाग नहीं है भाई, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 सर भाग है।
ऑप्शन हाँ सॉरी, सतत विकास लक्ष्य का भाग है, ये पूछा गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, भाग सर है। बी और डी भोजन होगा। भोजन और दवाई मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से दूसरा सर चलिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है ठीक है, मेरी बात ठीक है सर भाई। ऑप्शन अब मेरी बात सुनिए, डी मैंने और आपको बताया था अभी हाल ही में यूनिट नंबर 7 आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, और मैंने कहा था कि अगर मेरी आज क्लास होती, अगर ये क्लास नहीं होता प्रैक्टिस का, तो मैं आज यही टॉपिक पर जिक्र करता, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से चलाया गया था 2030 तक का, जिसमें कुल टोटल 17 लक्ष्य रखे गए थे, जैसा कि आप सबको पता है। ये आया था एमडीजी के स्थान पर। एमडीजी क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, उसके स्थान पर आया था। और इसमें कुल टोटल 17 लक्ष्य रखे गए और एक स्पेसिफिक लक्ष्य रखे गए थे। विशेष लक्ष्य बोला जाता है 169 लक्ष्य, उसको संबद्ध लक्ष्य कहा जाता है। और इसी में जब हम लक्ष्यों की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, एक आपका होता है उपभोग, आपका शामिल है। जलवायु अगर आप पढ़ोगे तो आपको शामिल मिलेगा, और आपको भोजन, आपको अपराध नाम का कोई लक्ष्य ही नहीं है। अपराध नामक कोई लक्ष्य ही नहीं, इसको एलिमिनेट करिए। जलवायु क्लाइमेट परिवर्तन की बात करेगा, भोजन की बात करेगा। आप सीधे सीधी बात है ना, नो गरीबी, नो पॉवर्टी, नो भूख, मतलब नो हैंगर। नो भूख का मतलब नो हैंगर है ना। आपने सुना होगा कि भाई नो पॉवर्टी यानी पहला लक्ष्य, दूसरा नो हैंगर मतलब शून्य भूख, जीरो भूख यानी वो। और फिर आपने पढ़ा होगा कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, एसडीजी थर्ड में। गुणवत्ता शिक्षा आपने 4 में सुना होगा। लैंगिक समानता आपने 5 में सुना होगा। इस तरीके की चीज़ हमने आप लोगों को बताया भी है। और यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो आपका सेकंड वाला विकल्प सही जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आसान सवाल था, जिन बच्चों को पता होगा वही ऐसे सवालों को कलेक्ट जो है कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये भी आसान सवाल है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इनमें बताइए कौन सा या कौन सी एक विशिष्टता है इसके लिए। आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। देखिए कोई ऑप्शन सी कह रही हो, मैं बताता हूँ। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की एक विशिष्टता यह है कि यह अधिनियम बहुविवाह पर प्रतिबंध करता है। किस पे प्रतिबंध करता है? विशिष्टता इसको बता रहा हूँ, बहुविवाह पर। हाँ, बहुविवाह को यह प्रतिबंध करता है। इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा इस अधिनियम में विवाह से जुड़ी कई बातें रही हैं। शादी के समय किसी भी पक्ष का पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। पहली बात, शादी के समय अगर कोई पक्ष बीमार है तो उसकी सहमति से वैध नहीं माना जाएगा। दूल्हे की उम्र कितनी बताई गई है इस अधिनियम के तहत? 21 वर्ष, और दुल्हन की 18 वर्ष। ठीक है, तो दोनों पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से अगर यहाँ पे सहमति होगी तभी ये शादी मानी जाएगी, और उम्र भी 21 और 18 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस अधिनियम में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। प्रश्न पूछा कि एक खास विशिष्टता क्या होगी, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे इस सवाल में, तो उत्तराधिकार दिया था, जो कि ये नहीं एलिमिनेट होगा। दत्तक ग्रहण नहीं होगा, चिकित्सक गर्भपात नहीं होगा। सही विकल्प होगा यहाँ पे तलाक। क्या होगा यहाँ पे? तलाक होगा। विवाह के अलग अलग लेकिन समान रूप से मान्य समारोह और रीति रिवाज हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो शब्द रिलेट होता है। तलाक जानते होंगे आप सभी लोग। साधारण परिभाषा अगर तलाक की पूछिए तो क्या बताओगे? तलाक क्या है? तो क्या कहेंगे तलाक की परिभाषा? अरे भाई सिंपल है, विवाह को कानूनी रूप से खत्म करने की प्रक्रिया ही तो तलाक है ना। तलाक यही होता ना। तलाक होने की अवधि लगभग हो सकती है उसमें 18 महीने से लेकर 2 साल तक के समय के अंदर। तलाक 18 महीने से 2 साल के अंदर होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से क्या डिजिटल अभिसरण मतलब कन्वर्सन से संबंधित नहीं है? ये सवाल आपके सामने है। चलिए ऑप्शन आप कह रहे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करते हैं, इसका जो मतलब दिया गया है, कन्वर्जन शब्द का मतलब मिलना एक निश्चित बिंदु पर, है ना, या जाकर मिल जाना। ऐसी कंडीशन को अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूँ
तो क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं भाषाओं का जो यहाँ पे अनुभव दिया गया है, इस शब्दों को रिलेट ये बिल्कुल नहीं करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी रिलेट कराता है, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेट कराता है, दूर संचार रिलेट होता है इस शब्द में, है ना। तो कन्वर्सन शब्द एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है और इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसे शुद्ध हिंदी में बोला जाता है डिजिटल अभिसरण। और डिजिटल अभिसरण अगर कोई पूछ ले आपसे क्या होता है तो आप बताइएगा सीधा सीधा, अलग अलग प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और प्लेटफार्मों को एक साथ जोड़ना या एक साथ मिलाना। बस अब अलग अलग आप क्या कर रहे हो, प्रौद्योगिकी और सेवा को, प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ रहे हो, तो वो सूचना प्रौद्योगिकी हो सकता है, या तो दूर संचार हो सकता है, या तो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। और यही है डिजिटल अभिसरण, इसी को बोला जाता है। और सही विकल्प यहाँ पर माना जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, जो कि सवाल ये था कि इससे संबंधित नहीं है, भाषा के अनुभव से संबंधित नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 12 में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान का हृदय कहा? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार। ओके ओके ओके, लगभग ऑप्शन सी। क्या बात है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग सी की तरफ जा रहे हो। सी नहीं, सी ऑप्शन ए होगा भाई। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हृदय भी बोला है और क्या बोला है, आत्मा भी बोला है, बात ध्यान रखिएगा। और वो है विकल्प ए, ठीक है। ये जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, 32 है। इसी अधिकार के तहत अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसे अगर लगता है तो कि उसके अधिकारों का हनन हुआ तो वह कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये 32 कहता है आपसे। सर्वोच्च न्यायालय के पास जानते हैं निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार होता है। रिट के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और इसी अनुच्छेद की वजह से मौलिक अधिकार सुचारू रूप से काम करता है। और सही विकल्प यहाँ पर पहला ही ऑप्शन माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सवाल देखो अभी रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13 नंबर का। ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बीच धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विभेदीकारी विशिष्टता थी? विभेदीकारी विशिष्टता। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है और सही विकल्प मैं बता दूं आपको, सी नहीं है, आपका 4 है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्रदान करना, ठीक है। यही आपका सही विकल्प माना जाएगा। ब्रह्म समाज और आर्य समाज निम्नलिखित में से कौन सी विभेदीकारी विशिष्टता को दर्शाती थी? तो यहाँ पर आपको मैं बता सकता हूँ, सभी धर्म को बराबर का दर्जा जो प्रदान किया गया है वो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प डी वाले में। और यही ऑप्शन सही माना जाएगा आपका। देखिए, विभेदीकारी का मतलब होता है एक प्रकार से दो व्यक्तियों में विरोध उत्पन्न करने वाला। विभेदीकारी दो व्यक्तियों के बीच में अगर हम बात करते हैं, मतलब एक कॉमन शब्द क्या, आर्य समाज भी और ब्रह्म समाज में भी, दोनों को अगर आप देखेंगे निचोड़ना तो एक मिलता है। वो भी कहता है सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाए, और यही बात आर्य समाज भी कहता है। आर्य समाज भी यही बात कहता है। तो मतलब दोनों का निचोड़ एक तरफ निकल के आता है, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में विभेदीकारी शब्द जो है रिलेट होता है या आता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्क करने वाला, भेद करने वाला विभेदीकारी शब्द को दर्शाया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का गांधीवादी सामाजिक क्रिया प्रतिमान, ठीक है, में पालन किया गया है? ये बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। और ये बताओ 14 नंबर का सवाल, ये सोशल एक्शन से है, सोशल एक्शन से सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 14। सोशल एक्शन से ये सवाल है भाई, आप बता सकते हो। एक तो नाटकीकरण का सिद्धांत था, एक दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत था, और एक वैधिकरण का सिद्धांत था। एकल रणनीति का सिद्धांत नहीं है। आपको बता दें, ये जो सवाल आपके सामने प्रकट हुआ है, ये सवाल प्रकट हुआ है
आप लोगों के लिए गांधीवादी सामाजिक क्रिया का प्रतिमान, या आप ऐसा कह लीजिए उसका मॉडल। गांधीवादी विचारधारा का मॉडल। तो सही विकल्प यहाँ पर नाटकीयकरण का सिद्धांत, दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत, वैदिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। ये सवाल देखो मैंने अभी हाल ही में करवाया है, FCRA 2010 के बारे में हाल ही में करवाया है। बताइए किसे विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है। ये सवाल जल्दी ही किया गया है आपके द्वारा ही, आप बता सकते हो मुझे इसका सही जवाब क्या होगा। FCRA 2010 के तहत ओके। बेसिकली अगर मैं यहाँ से सवाल की जवाब की बात करूँगा तो ऑप्शन आप लोगों को जो जाएगा वो सी जाएगा। किसी नियम के कर्मचारी को लेकर, किसी भी विधायिका के सदस्य को लेकर, किसी पंजीकृत समाचार का प्रकाशन को लेकर, अविभाजित हिंदू परिवार के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, तो ये भी सी होगा मैडम। तो किसी भी विदेशी स्रोत से प्राप्त कोई भी दान, वितरण या हस्तांतरण, चाहे वह रुपए में हो या किसी मुद्रा में हो, है ना, FCRA 2010 के तहत विदेशी योगदान के रूप में माना जाता है। ये बात आपको पता है। तो इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार, संघ, समूह, गैर सरकारी संगठन इत्यादि का प्रक्रिया के रूप में होगा तो वो रिप्रेजेंट होता है। तो रोका गया है, किसी विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है। तो किसी निगम के कर्मचारी के लिए रोका गया है, किसी भी विधायिका के सदस्य के लिए रोका गया है, किसी पंजीकृत समाचार पत्र का अगर प्रकाशन करना है तो रोका गया है। इस परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। तो विकल्प आपका थर्ड सही होगा यहाँ पर, तीसरा सही है। अब भैया एडवर्टाइज करना थोड़ी ना कहेगा हम पैसे दे रहे हैं भैया जाओ आप एडवर्टाइज करो NGO के लिए, ऐसे थोड़ी करता कोई भी, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान में देखिए भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ये कर्तव्य है, अगर आपको पता है भारतीय कर्तव्य 11 हैं टोटल, भाई टोटल 11 मूल रूप से 10 था, अब 11 हो गए हैं। अगर आपको पता होगा इसके बारे में बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी। बिल्कुल, अगर आपने कहा कि ऑप्शन सी सही होगा, एक तो वैज्ञानिक सोच विकसित करना होगा, सही जवाब है। दूसरा, आपसे अगर हम बात करते हैं हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध धरोहर का संभाल कर रखना होगा, ये भी सही होगा। आय संबंधित, देखो आय तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, देश की रक्षा की बात होगी, ये बात सही है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक बेसिकली आर्टिकल 51 का है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। का के भाग और 4 का भाग मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है, और इन्हीं मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, और 86वें संविधान संशोधन के जरिए भी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जहां पे बताया गया भारत में कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि विकल्प अगर थर्ड वाला है तो आपका सही जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिकीकरण की क्या विशेषता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन डी। बिल्कुल, आधुनिकीकरण का बेसिकली सामाजिक मूल्य, उद्देश्य और आकांक्षाओं में परिवर्तन ही बेसिकली कहलाता है। इसी को हम लोग आधुनिकीकरण के नाम से संबोधित भी करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक समूहकारी का सिद्धांत है। अब जिन लोगों को पता होगा HB ट्रेकर का सिद्धांत या ग्रुप वर्क के जो प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे वो सही जवाब दे सकते हैं। 18 का सभी है भाई। योजनाबद्ध समूह का गठन का भी सिद्धांत है, सतत व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत है, संसाधन उपयोगिता का भी सिद्धांत है, मूल्यांकन का भी सिद्धांत है, और ये 1948 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। HB ट्रेकर के द्वारा। कुल 10 सिद्धांत है, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, मजदूर संघ के नैतिकता सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा तय की गई थी। किसके द्वारा? ओके, यहाँ आपने कहा कि MK गांधी, और MK गांधी ही आपका करेक्ट जवाब होंगे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप इसको बोला जाता है, इंग्लिश में भी कभी कभी लिख देता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया, ऐसे ही लिख देगा पेपर में, तब भी आपको जवाब क्या देना पड़ेगा, बता सकते हो आप लोग।
महात्मा गांधी का ही नाम देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नैतिकता के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा सुन लीजिए। ट्रस्टीशिप के बारे में महात्मा गांधी जी का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुताबिक ये कहा गया कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पूंजी होगी या संसाधन है, उन्हें अपने सीमित इस्तेमाल के बाद बाकी धन को समाज के लिए लगाना चाहिए, ये बात उन्होंने बताया था। और इन लोगों को ना खुद को उसका मालिक नहीं समझना चाहिए, बल्कि ट्रस्टी या न्यासी माना जाना चाहिए। न्यासी का मतलब वही होता है नैतिकता शब्द, है ना। तो गांधी जी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में किया था, और ये किया था सन 1903 में। कब किया था? 1903 में किया था। कब किया था? 1903 में किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और उन्होंने इसका आधार बेसिकली ईसोपनिषद के पहले श्लोक से लिया था, और इसी श्लोक का मतलब था कि इस दुनिया में जो कुछ भी जिंदगी है वह सब ईश्वर का बनाया हुआ है, इसीलिए ईश्वर के नाम से त्याग करके यथा प्राप्त भोग किया करो। और इसी संदर्भ को बताने में महात्मा गांधी जी ने एक अपना अहम रोल अदा किया था। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ विकल्प आपका थर्ड ही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का किसके प्रधानमंत्री काल के दौरान दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था? बड़ा आसान सवाल है और अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 में राजीव गांधी। अरे प्रधानमंत्री जी का काल था, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन हुआ था। वो प्रधानमंत्री थे कौन सुनते थे कम? अटल बिहारी वाजपेयी ना, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। ये विकल्प होगा आपका, ठीक है, विकल्प आपका ये सही माना जाएगा। और राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब किया गया था? भारत सरकार ने कब की थी? 1919। किसके प्रधानमंत्री काल के दौरान दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की बात मैं कर रहा हूँ। देखो, जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1966 में होती है। अरे भाई आप क्या बता रहे हो 1919 में? मैम ILO बता रहे हो, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हो आप। ये राष्ट्रीय श्रम आयोग है मैम, ये 1966 में हाँ दिसंबर में इसकी स्थापना हुई। और ये उस समय इस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था गजेंद्र, क्या नाम था? गजेंद्र सिंह शेखावत। नहीं, इनका नाम था गजेंद्र डकर नाम था, गजेंद्र डकर नाम था। 1966 की बात मैं कर रहा हूँ सर। तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय आयोग था, और किसी भी इकाई में कार्य समिति का गठन किया गया, और उसमें एक प्रकार से यूनियन बनाने का बात की गई थी उस प्रक्रिया के दौरान में। ये रोल देखने को मिला था हमें। लेकिन दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग की बात करते हैं ना, तो 15 अक्टूबर 1999 में आया था। और 1999 के दशक के दौरान में अगर हम बात करते हैं तो रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में ये स्थापित हुआ था, ये दूसरा वाला रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम पूछा था, प्रधानमंत्री काल के दौरान में दूसरे श्रम आयोग का गठन हुआ, तो नाम क्या बन जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 29 जून 2002 को। इनको कब रिपोर्ट सौंपी गई थी? 29 जून 2002 को सौंपी गई थी। ठीक है, अब क्लियर हुआ ना? यस सर। ये सौंपी गई थी रिपोर्ट। तो और पहले वाले में तो आपको पता ही चल चुका है, ठीक है, उन प्रक्रिया में भी आप ध्यान रख सकते हैं। और पहले वाला जब रिपोर्ट सौंपा गया था ना, तो वो रिपोर्ट सौंपा गया था रिपोर्ट सौंपी गई थी वो अगस्त 1969 में, अगस्त 1969 में सौंपी गई थी पहली वाली रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट 29 जून 2002 को सौंपी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए भागीदार अवलोकन सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होना चाहिए जवाब? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हो, ओके। निम्न में से उसने कहा कि किसके अध्ययन के लिए भागीदार अवलोकन सबसे उपयुक्त है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए कहूँगा कि जो शोधकर्ता है, अक्सर बेसिकली
जब भी क्रियाएं बनती तो एक चीज में अगर कहा गया कि किसके अध्ययन के लिए भागीदार अवलोकन सबसे उपयुक्त होगा, तो एक तो जनजाति संस्कृति रिप्रेजेंट करेगी, ये सी है, डी। जनजाति रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा उसके बाद नृजाति अध्ययन होगा, नृजाति अध्ययन होगा। राष्ट्रीय संस्कृति और वैश्वीकरण, इसको आप हटा सकते हो। तो विकल्प ए और सी होगा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन गया है ये करेक्ट होगा। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, सामान्य प्रथा, विश्वास, अनुष्ठान, प्रतीकात्मक प्रणाली, मूल्यों को समझने के लिए सहभागी अवलोकन का उपयोग बेसिकली जनजाति संस्कृति और नृजाति अध्ययन में ही होता है। सही विकल्प यही है आपका, है ना, सही विकल्प यही है। और नृजाति शब्द का अर्थ होता है मनुष्य जाति से संबंधित होता है ना। एथनिक इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, एथनिक। नस्ल से अलग होती है। नस्ल एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करती है, जैसे हड्डी की संरचना, त्वचा, बाल, आंख का रंग इत्यादि, ये नृजाति दर्शाती है। और नृजातियों की पहचान करने के लिए नस्ली हो गया, राष्ट्रीय हो गया, आदिवासी हो गए, धार्मिक भाषा हो गई, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को नृजाति कहते हैं है ना। अब आदिवासी हम देखते नहीं हो, अभी जैसे देखिए आप पहचान जाओगे नेपाल के लोगों को, इसका मतलब नृजाति शब्द आपने उपयोग किया है, पहचान जाते हो ना। उनकी नाक छोटी छोटी चपटी होती है, इस तरीके के नृजाति के आधार पर। इसलिए मैं बता रहा हूँ, भाषा के भी आधार पर पहचान लोगे आप, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो। अभी मैं बोलता हूँ तो बहुत लोग समझ जाते हैं सर आप यूपी को हो, है ना, वहाँ की लैंग्वेज आपकी टच करती है। तो ऐसे हैं जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो। ये नृजाति अध्ययन का पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP और इजी क्वेश्चन। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी के लिए किन विशेषताओं का उल्लेख किया है 22 में? बी सही जवाब आपने। विशिष्टता था, एक छोटा आकार था और एक निवासियों की समरूपता था। इन्होंने जानते हो लिटिल कम्युनिटी की किताब लिखी थी, मुझे उम्मीद है शायद आप सबको पता होगा, है ना। रॉबर्ट रेडफील्ड की जो एक लघु समुदाय करके इन्होंने एक किताब लिखी, छोटे कम्युनिटी, और इन्होंने कहा कि छोटा समुदाय को एक साथ रहने वाले लोगों को या लोगों के एक छोटे समूह के रूप में परिभाषित किया। तो इन्होंने कुल टोटल जानते हो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने 4 विशेषता बताई थी, 3 नहीं 4 बताया था। तो एक का नाम था विशिष्टता जो कि ऑप्शन में है, दूसरे का नाम था छोटा आकार या छोटेपन या लघु या छोटापन लघु, और जो तीसरे का नाम था वो था एक रूपता या समरूपता, और जो चौथा था वो था आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ये चौथा। और इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने अपनी बात जो भी ये सारी चीज़ें बताई, ये बताया था, एक किताब लिखा था द लिटिल कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी। और ये लिटिल कम्युनिटी जो लिखी थी किताब सन 1955 में लिखा था। कब लिखा था? 1955 में किताब लिखी थी। और दूसरी इनकी एक किताब रही, बहुत ही फेमस रही है, उस किताब का नाम है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में ये किताब लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ये दोनों किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। और द लिटिल कम्युनिटी में ये जो 55 में लिखी गई थी, ये किताब में ये 4 विशेषता थी, चौथा मैंने यहाँ पे लिख दिया है आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी आरोपण स्थिति है? बड़ा आसान सवाल है, केवल आपको दिमाग लगाना है इसमें। बताइए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ देखिए ना, किसकी आरोपण स्थिति है। अब मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम सब के लिए ये है कि आरोपण कंडीशन होता क्या है। अब देखिए ये टफ हिंदी है, ये टफ हिंदी है, इसके लिए आप इंग्लिश को भी आप मुझसे बोल सकते हो कि सर इंग्लिश दिखा दो, तो मैं आपको इंग्लिश भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जब आप लोगों को मिले आरोपण शब्द, या मान लीजिए तो थोड़ा सा वो था आरोपण, और भी टफ हिंदी मिलती तो आप मुझसे बोल दिया करो, मैं इंग्लिश दिखा दूंगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर, कहा कि एस्क्राइब, है ना, एस्क्राइब्ड स्टेटस। अब ये जो स्टेटस शब्द दर्शा रहा है आरोपण का, ये किन किन चीज़ों को संबोधित कर रहा है, यह आपको बताना है ना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसको जानते हो क्या बोला जाता है आरोपण को? आरोपण को और एक हिंदी से हम लोग जानते हैं और पुकारते हैं उत्तरदायी। अब आप बताओ निम्नलिखित में से किसकी उत्तरदायी स्थिति है? उत्तरदायी, इसे
सही जवाब आपने यहाँ पे दिया है। एक जाति है, एक जेंडर है, एक धर्म है। यह है उत्तरदायी स्थिति या स्टेटस, यही इसी को बोला जाता है उत्तरदायी। लेख लिखने या स्वामी होने का किसी का श्रेय देना क्या कहलाता है? अस्क्राइब कहलाता है ना। या किसी के लिए उत्तरदायी ठहराना भी इस क्रिया में हम लोग दर्शाते हैं इसको। या निर्धारित स्थिति का मतलब भी समझाया जाता है। निर्धारित स्थिति, उत्तरदायी स्थिति, बात दोनों एक ही होता है। विकल्प देखिए बी सी डी किस में है? थर्ड में है, थर्ड वाला सही है। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक समुदाय के लोगों की भागीदारी प्राप्त करने की पद्धति या पद्धतियां हैं? ये सवाल है आपके सामने। एक है जो है ट्रांसैक्ट वॉक, जिसको बोलते हैं संयुक्त भ्रमण, अनौपचारिक साक्षात्कार, और एक होता है सामाजिक और संसाधन प्रति चित्रण, जिसको मैपिंग कहा जाता है। बताइए पद्धतियां कौन कौन सी हो सकती हैं 24 में? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे ट्रांसैक्ट आपका वॉक भी होगा। ट्रांसैक्ट वॉक क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रांसैक्ट वॉक इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है और गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कम्युनिटी और एरिया बाय वॉकिंग थॉट इट एंड ऑब्जर्वेशन एंड सराउंडिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांसैक्ट एक वॉक है, एक प्रकार का अगर हम बात करें तो भ्रमण है। ये जानते हैं कैसा भ्रमण है? ये एक ऐसा भ्रमण है कम्युनिटी में आप भ्रमण कर रहे हो और वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। एक ऐसी विधि किसी क्षेत्र या समुदाय में घूमते समय लोगों के परिवेश और संसाधनों का जो अवलोकन करते हैं उसी को बोला जाता है। नोट करो, मैं बोल रहा हूँ इसको। ट्रांसैक्ट वॉक एक ऐसी विधि है, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, लिख लो। जहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। ट्रांसैक्ट वॉक, वॉक एक ऐसी विधि है जिसमें किसी क्षेत्र या समुदाय में घूमकर लोगों, परिवेश, और संसाधनों का अवलोकन किया जाता है, इसी को बोला जाता है। तो ट्रांसैक्ट वॉक के जरिए ना भूमि उपयोग, जल, सामुदायिक क्षेत्र जैसे संसाधनों के स्थान पर वितरण का भी पता लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कम्युनिटी में हम लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रांसैक्ट मेथड को, है ना। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। और एक प्रकार से आप इसी भी बोल सकते हो कि ट्रांसैक्ट वॉक इज़ अ मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कम्युनिटी और एरिया बाय वॉकिंग थ्रू इट एंड ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग पीपल एंड रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? अनौपचारिक साक्षात्कार। देखिए जो अनौपचारिक साक्षात्कार होता है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों से पहले ही बता रखा है। नॉन फॉर्मल इंटरव्यू का पार्ट माना जाता है इसे, और एज अ कैजुअल एक कन्वर्सेशन होता है ये बिटवीन अ जॉब कैंडिडेट एंड पार्शियल, आप कह लीजिए एक प्रकार से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है अनौपचारिक तरीके में या गैर अनौपचारिक तरीके में, वो चैट साक्षात्कार का पार्ट माना जाता है। तो अनौपचारिक साक्षात्कार, वार्तालाप या अनौपचारिक चैट साक्षात्कार भी प्रक्रिया में ये जाना जाता है। यह एक नौकरी साक्षात्कार होता है, जॉब पर आधारित होता है, जो आमतौर पर कार्यालय के बाहर हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि किसी तटस्थ जगह पर, जिससे कि कैफ़े में आयोजित किया जा रहा है कोई चीज़, कैफ़े में आप कर रहे हो, तो वो भी क्रिया इसको जो है रिलेट कराती है अनौपचारिक साक्षात्कार को। तो क्या एक समुदाय में लोगों की भागीदारी प्राप्त करने की पद्धति है? तो वो जो पद्धति है वो एक अनौपचारिक साक्षात्कार है। इस प्रक्रिया में हम इसको कह सकते हैं जनरली आमतौर पर कार्यालय से बाहर किसी तटस्थ जगह पर, जैसे कि कैफ़े मैंने शब्द यूज़ किया था, उसमें भी आप ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप असंरचित साक्षात्कार भी कह सकते हो।
एक ऐसा डेटा संग्रहण करने की विधि है जो किसी विषय पर डेटा कलेक्ट करने के लिए प्रतिभागियों से प्रश्न पूछने पर निर्भर हो, प्रश्न पूछने पर भी निर्भर हो, तो उस क्रिया में अनौपचारिक साक्षात्कार शब्द शामिल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा एक शब्द आता है सोशल एंड रिसोर्सेज मैपिंग शब्द है। ये एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो सोशल एंड रिसोर्सेज मैपिंग आर मेथड्स फॉर आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज इन अ कम्युनिटी। मेरे कहने का भाव यहाँ पर ये है कि समुदायों के संसाधनों को पहचानने और उनका मानचित्रित बनाने की प्रक्रिया में इसका शब्द यूज़ किया जाता है। तो सामाजिक संसाधन मानचित्र क्या होता है? सामाजिक संसाधनों की सूची या निर्देशकों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें किसी स्थान के मानचित्र पर दिखाया जाता है और इससे समुदाय के लोगों को वे संसाधन मिल पाते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। तो वो सामाजिक संसाधन मानचित्रण का पार्ट माना जाता है। इसमें कई परिवारों की सहायता तक पहुंच बेसिकली डेवलप हो सकती है। अभियान के लिए भी बेसिकली इसका यूज़ किया जा सकता है ना, कम्युनिटी में ये यूज़ होता है। ये तीनों चीज़ें कम्युनिटी में यूज़ होता है। तीनों पद्धतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विकल्प आपका पहला सही जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में +1 है -1 है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे इधर में 0 है, यहाँ पे परिमेय बोला जाता है -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4। परिमेय आप लोगों ने 3 4 5 6 वाली क्लास में मैथ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें। तो इसी तरीके से सहसंबंध को गुणांक के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो ये कहा कि ये +1 है एक तरफ और एक तरफ -1 है और इनके बीच में निकट में ना एक R शब्द इंगित होता है। तो उसमें कहा कि इसका मतलब बताइए, इसका आशय बताइए। तो मेरा कहने का जो भाव यहाँ पे प्रकट होगा वो होगा आप सभी लोगों के लिए कि अधिक डिग्री का सकारात्मक अथवा नकारात्मक सहसंबंध। विकल्प होगा आपका डी, है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन थर्ड में दिया है केवल, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहा कि इसको समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझा देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल समझाएंगे। देखिएगा मेरे कहने का जो भाव यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, ये कार्ल पियर्सन का एक सहसंबंध गुणांक है, ठीक है। एक कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है और उस सहसंबंध गुणांक में इन्होंने एक गणितीय विधि दिया था, ठीक है। और जिससे इसे ना बेसिकली कैपिटल R या स्मॉल r, है ना, के रूप में जाना गया। किसको? कैपिटल R या स्मॉल r किसको रूप में जाना गया? सहसंबंध को जाना गया, सहसंबंध को जाना गया। तो इन्होंने कहा कि दो रेखीय रूप से संबंधित वेरिएबल के बीच में ना संबंध सीमाएं होती हैं। जैसे -1 से लेकर +1 के बीच में कोई संबंध होता है, -2 से लेकर +2 के बीच में कोई ना कोई एक अंक होता है, कोई संबंध होता है, -3 से लेकर +3 के बीच में कोई ना कोई संबंध होता है। इनका कहना ये था। तो इन्होंने कहा कि यह दो रेखीय रूप से स्थापित जो वेरिएबल हैं, जैसे वेरिएबल एक हो गया -2, एक हो गया प्लस। अच्छा, ये नंबर के बजाय नाम भी हो सकता है। नाम ही मत, नंबर ही मत सोचिएगा, नाम भी हो सकता है। वेरिएबल मतलब नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने कहा कि इसका मान -1 और +1 के बीच में क्या होगा। तो यह एक प्रकार से क्रॉस सहसंबंध बनता है। क्या बनता है? क्रॉस सहसंबंध बनता है। क्रॉस सहसंबंध बनता है, बात ध्यान रखिएगा। R का मान अगर +1 रहेगा, +1 होने पर स्तर क्या होंगे? उच्च होगा। प्लस अगर होगा तो क्या होगा? ये बोलिएगा, उच्च। हाँ, तो उच्च सकारात्मक सहसंबंध होगा। अगर मान लीजिए माइनस होगा तो चर उच्च नकारात्मक होगा। चर क्या होगा? उच्च नकारात्मक होगा, क्योंकि माइनस में है, ठीक है, और ये सकारात्मक में है। तो आप सोचिए, अधिक डिग्री का सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध। अच्छा, एक शब्द 0 भी आता है। तो R का मान अगर मान लो 0 है तो वहाँ पर ना चरों के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। अगर मान 0 है तो कोई सहसंबंध नहीं है, कोई सहसंबंध नहीं है। अब आप सोचिए, अगर मान लो जितना आप आगे बढ़ोगे माइनस में, तो उतने अधिक डिग्री कहलाएगी वो। हालांकि वो तो उच्च का ही पार्ट है। मैं प्रश्न ऑप्शन में उच्च नहीं लिखा है, प्रश्न में उच्च की जगह क्या लिखा हुआ है? अधिक डिग्री लिखी हुई है। भाई आप चाहे अधिक डिग्री बोलो चाहे उच्च बोलो, दोनों बात तो एक ही है कि नहीं?
तो कहने का भाव ये है मेरा कि अगर आप जितने आगे जाओगे 3 4 5 में, तो वो हमेशा अधिक डिग्री की ही नकारात्मकता होगी। जितना प्लस में जाओगे उतना ही अधिक डिग्री की नकारात्मकता में जाएगी। तो ये शब्द है +1 अथवा -1 के निकट आर शब्द इंगित हो रहा है। तो क्या है इसका मतलब? ये नहीं हो रहा है कि आर नज़दीक आ रहा है +1 भी नज़दीक आ रहा है, तब कोई आर तो केवल संबंध बताया है, मीनिंग केवल +1 -1 का है। और +1 जितना जाएगा तो उतने बेसिकली सकारात्मक होगा, जितना माइनस में होगा उतना ही नकारात्मक होगा। ये शब्द है यहाँ पे। अभी भी नहीं समझ में आया? बताओ। नहीं समझ में आया पूछो, फिर बताऊंगा। सर +1 जो है वो उसके लिए अधिक यूज किया गया है, लेकिन सर इधर -1 है तो उसके लिए भी उच्च नकारात्मक यूज करना चाहिए था ना। नहीं 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 नहीं, देखो मैंने कहा कि अगर प्लस में है तो भी वो उच्च है, माइनस में है तो भी वो उच्च है। इसमें उच्च का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, इसका कहना यह है कि उच्च सकारात्मक सहसंबंध होगा, अधिक जाएगा। भाई अब देखो +1 के बाद +4 +5 +6 होगा, तो वो उतने तो बढ़ेगा उसके साथ संबंध। और माइनस में अगर मान लो घटेगा या बढ़ेगा जो भी होगा माइनस में, तो जितने आगे जाएगा उतने उच्च होगा, उतने अधिक डिग्री होगी। तो इसका मतलब मत समझिएगा कोई उच्च और अधिक का मतलब। यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग, अपने में कंफ्यूज हो रहे हो, और प्रश्न भी कंफ्यूज कर रहा है। मानता हूँ इस बात को कि अधिक डिग्री लिखने की वजह से। अधिक डिग्री अगर है तो मेरा कहने का मतलब है जितना आगे जाओगे वो डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी। माइनस में जाओगे तो माइनस में डिग्री होगी, प्लस में जाओगे तो प्लस में डिग्री होगी, लेकिन वो तो डिग्री बढ़ती ही जाएगी ना, घटेगी थोड़ी ना। माइनस में अगर आ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि माइनस में आओगे तो घटेगी, वो ऐसा नहीं होगा। घटने की प्रक्रिया में वो डिग्री अधिक घटने की प्रक्रिया में होगी तो वो उच्च का ही पार्ट माना जाएगा, वो उच्च का ही पार्ट माना जाएगा, अधिक डिग्री की ही माइनस का पार्ट माना जाएगा, है ना। तो दो वेरिएबल के सहसंबंध में उसके मानक विचलनों का गुणनफल के बीच में जो रेशियो होता है उसी को हम लोग सहसंबंध बोलते हैं। विकल्प यहाँ पे केवल थर्ड सही होगा बस। ये नाम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट सवाल ले लीजिए, आखिरी सवाल है आज का। सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या सॉल एलेंस्की ने सामाजिक क्रिया प्रतिमान मॉडल का नाम दिया है? सॉल एलेंस्की ने, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। विकल्प क्या होगा? प्रतिष्ठान का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति पर आक्रमण होना, सही विकल्प है। गुस्से और घृणा को अभिप्रेत करना, सही विकल्प है। शक्ति संपन्न व्यक्ति को बर्बाद करना, सही विकल्प है। यहाँ जो सोशल एक्शन के मॉडल में शब्द रिलेट हुए हैं सॉल एलेंस्की महोदय का, उसने रिलेट कराया है सामाजिक क्रिया में। अब देखिए जाहिर सी बात है, सामाजिक क्रिया आप सोचो कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर बातें क्या हो, प्रॉब्लम आए कहाँ फिर समाज में। सोशल एक्शन हम किस लिए करते हैं? हम इसीलिए करते हैं जब कोई, भाई जाहिर सी बात है, कोई समस्या से व्यक्तिगत जूझ रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे उसके लिए सोशल एक्शन करते हैं। तो सामाजिक क्रिया बेसिकली सामाजिक कार्य का एक मॉडल है ना। पाउलो फ्रेरे चैतन्य का मॉडल देते हैं, गांधीवादी मॉडल शुद्धता, अहिंसा, तपस्या और लोगों के नैतिक क्रियाओं पर बात करते हैं, गांधीवादी मॉडल। और जब हम सामाजिक क्रिया के मानों पर बात करते हैं तो सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण पर आधारित होता है। तो सॉल एलेंस्की ने सामाजिक क्रिया का जब मॉडल का भाग माना था तो कहा था कि एक्शन जो करते हैं वो आक्रमण व्यक्ति होते हैं या आक्रमण नेतृत्वकर्ता वाले कार्यक्रम के माध्यम से होता है। और ये बात सही भी है, उनके द्वारा कही गई है ये बात। गुस्से और घृणा से अभिप्रेत होते हैं वो व्यक्ति, तो ये बात भी सही है। शक्ति संपन्न व्यक्ति को बर्बाद करना है, शक्ति संपन्न व्यक्ति को, अब जाहिर सी बात है जो क्रियाएं पॉजिटिव के रूप में होगी या नेगेटिव के रूप में, जिस परिप्रेक्ष्य में वो एक्शन हो रहा है। बर्बाद यहाँ पे शब्द लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वही निगेटिव शब्द है। बर्बाद करने का मतलब है परिशोधन भी आप कह सकते हो, है ना, मॉडिफाई भी आप बर्बाद शब्द को बोल सकते हो, संबोधित कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प सी सही होगा। ए बी सी तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, बाकी कल डिस्कस करेंगे। कल आपका टॉपिक रहेगा, है ना, टॉपिक कल होगा डिस्कस। हेलो। हाँ जी बताइए मैडम, बताइए। सर